SRK गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजसमंद बीए फर्स्ट ईयर सोशोलॉजी के सभी स्टूडेंट्स का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके पेपर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी के टॉपिक सोशोलॉजिकल मेथड्स या समाजशास्त्रीय पद्धतियाँ इस पर चर्चा करेंगे। समाजशास्त्रीय अध्ययन की पद्धतियाँ। समाजशास्त्र अमूर्त घटनाओं के अध्ययन के लिए गुणात्मक पद्धतियों का और मूर्त घटनाओं के अध्ययन के लिए परिमाणात्मक पद्धतियों का प्रयोग करता है। कहाँ पर कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाएगा, यह विषय की प्रकृति पर निर्भर करता है। कहीं किसी विषय के अध्ययन के लिए गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों ही पद्धतियों का साथ साथ भी प्रयोग किया जाता है, तो हम यहाँ पर इन्हें विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं गुणात्मक पद्धतियाँ। जिन पद्धतियों की सहायता से अमूर्त तथ्यों का अध्ययन किया जाता है उन्हें गुणात्मक पद्धतियाँ कहते हैं। हालांकि जो गुणात्मक पद्धतियाँ हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं हैं, मगर जो सिलेबस में हमारे हैं ऐतिहासिक पद्धति और प्रकारात्मक पद्धति, ये दोनों ही पद्धतियाँ परिमाणात्मक पद्धतियों में आती हैं, क्वांटिटेटिव मेथड्स में। मगर ऐतिहासिक और प्रकारात्मक पद्धति को समझने के लिए पहले हम क्वालिटेटिव मेथड्स अर्थात गुणात्मक पद्धतियाँ और उसके बाद परिमाणात्मक मेथड्स अर्थात क्वांटिटेटिव मेथड्स, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। और इसके बाद में हम जो परिमाणात्मक पद्धतियाँ हैं उनमें से दो पद्धतियाँ, ऐतिहासिक पद्धति और प्रकारात्मक पद्धति, इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे सिलेबस का एक पार्ट है। गुणात्मक पद्धतियों की सहायता से अमूर्त तथ्यों का अध्ययन किया जाता है और इन्हें ही हम गुणात्मक पद्धतियाँ कहते हैं। समाजशास्त्र में अमूर्त तथ्यों या घटनाओं जैसे सामाजिक संबंध, सामाजिक मूल्य, धारणाएं, विश्वास, प्रवृत्तियाँ आदि का अध्ययन करने के लिए गुणात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो हम आँखों से देख नहीं सकते वो सामाजिक घटनाएं, उन्हें हम गुणात्मक पद्धतियों के अंतर्गत शामिल करते हैं। अब ये गुणात्मक पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं? 5 गुणात्मक पद्धतियाँ प्रमुख हैं, जिनमें से पहली है आगमन और निगमन विधि, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। दूसरी है व्यक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति, केस स्टडी मेथड। तीसरी है समाजमिति, सोशियोमेट्री। और नंबर 4 पर है सामाजिक दूरी का पैमाना, सोशल डिस्टेंस स्केल। और नंबर 5 सामुदायिक अध्ययन पद्धति, कम्युनिटी स्टडी मेथड। इस प्रकार से ये 5 समाजशास्त्र में प्रयुक्त होने वाले गुणात्मक पद्धतियाँ हैं। और गुणात्मक पद्धतियों के अंतर्गत अमूर्त तथ्य या अमूर्त घटनाएं, जैसे हमने अभी पहले भी बताया, जो सामाजिक मूल्य हैं, सामाजिक संबंध हैं, सामाजिक धारणाएं हैं, विश्वास, प्रवृत्तियाँ, ये सब हमें दिखाई नहीं देते, अर्थात ये अमूर्त तथ्य हैं। तो इन अमूर्त तथ्यों का अध्ययन गुणात्मक पद्धतियों के अंतर्गत किया जाता है। अब हम अध्ययन करेंगे परिमाणात्मक पद्धतियाँ, क्वांटिटेटिव मेथड्स। मूर्त तथ्य या घटनाओं का अध्ययन करने के लिए जिन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें परिमाणात्मक पद्धतियाँ कहते हैं, और समाजशास्त्र में इनका प्रयोग काफ़ी मात्रा में किया जाता है। अब ये परिमाणात्मक पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं? इनमें से हैं सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, सोशल सर्वे मेथड। सेकंड है सांख्यिकी पद्धति, स्टैटिस्टिकल मेथड। और थर्ड है ऐतिहासिक पद्धति, हिस्टोरिकल मेथड, जो कि हमारे सिलेबस का एक पार्ट है। ऐतिहासिक पद्धति, इसका हम अभी आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद है तुलनात्मक पद्धति, कंपैरेटिव मेथड, नंबर 4 पर। और नंबर 5 पर है
प्रकार्यात्मक पद्धति, फंक्शनल मेथड। अब ये जो परिमाणात्मक पद्धतियाँ हैं, सामाजिक सर्वे पद्धति, सांख्यिकी पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति और प्रकार्यात्मक पद्धति, इनमें से दो पद्धतियाँ हिस्टोरिकल मेथड और फंक्शनल मेथड, ऐतिहासिक पद्धति और प्रकार्यात्मक पद्धति, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। इन दोनों का हम अब विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे ऐतिहासिक पद्धति का, हिस्टोरिकल मेथड। इतिहास में केवल क्या था का ही अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि ये भी ज्ञात किया जाता है कि क्यों और कैसे घटित हुआ। इतिहास के द्वारा समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक घटनाओं का क्रमिक और व्यवस्थित अध्ययन करके हम सामाजिक जीवन की निरंतरता को समझ सकते हैं। आज के समय ये विचार एक तरह से कहें कि जोर पकड़ता जा रहा है कि कोई भी घटना अचानक से घटित नहीं होती, बल्कि इसका एक इतिहास होता है, अतीत होता है, जिसे समझे बिना उस घटना की पूर्ण और स्पष्ट व्याख्या और विश्लेषण करना संभव नहीं है। यही कारण है कि समाजशास्त्र में ऐतिहासिक विधि का प्रयोग बढ़ा है और अनेक समाजशास्त्रियों ने समाज, सामाजिक समूह और संस्थाओं का अध्ययन करने के लिए ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया है। समाज की उत्पत्ति और विकास को समझने के लिए तो ऐतिहासिक पद्धति ही एकमात्र पद्धति है। समाजशास्त्र में ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग 19वीं सदी से ही होने लगा। सन 1859 में डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद से तो समाजशास्त्र और मानवशास्त्र में ऐतिहासिक विधि लगभग कहना चाहिए कि छा सी गई और परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म, राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं के अध्ययन हेतु इस विधि का प्रयोग किया जाने लगा। समाजशास्त्र में ऐतिहासिक विधि का प्रयोग करने वाले विद्वानों में अगस्ट टॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, समनर, दुर्खिम, मैक्स वेबर, पिट्रिम सोरकिन, ऑकबर्न, मिल्स, रेमंड एरो, टायनबी, वेस्टमार्क, जी.एस. घुरे, ए.आर. देसाई, के.एम. कापड़िया, इरावती कर्वे आदि कुछ प्रमुख विद्वान थे जिन्होंने ऐतिहासिक विधि का प्रयोग किया है। अंग्रेजी का ये हिस्ट्री शब्द हिस्टोरिया से बना हुआ है, जिसका अर्थ है सीखकर या खोजकर ज्ञान प्राप्त करना। ऐतिहासिक विधि का अर्थ है किसी घटना या समस्या के कारकों को उसके अतीत में खोजना। ऐतिहासिक विधि का उद्देश्य उन विशेष दशाओं या कारकों का विवरण प्रस्तुत करना है जिनका किसी घटना के उद्गम, विकास या परिवर्तन से कोई संबंध रहा है। दूसरे अर्थ में हम कह सकते हैं कि अतीत की सहायता से वर्तमान को समझना ऐतिहासिक विधि का मूल मंत्र है। तो इस प्रकार से ये ऐतिहासिक विधि है। और अब हम इसके कुछ स्रोत जानेंगे कि कौन कौन से ऐतिहासिक पद्धति के स्रोत हैं। सोर्सेज ऑफ हिस्टोरिकल मेथड। ऐतिहासिक पद्धति का मुख्य आधार तो ऐतिहासिक तथ्य ही हैं जिनका संकलन विभिन्न स्रोतों के द्वारा किया जाता है। अर्थात जो हिस्टोरिकल फैक्ट है, जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, जो कि ऐतिहासिक पद्धति के मुख्य आधार है, अब इनका संकलन अलग अलग स्रोतों से, विभिन्न प्रकार के स्रोतों से किया जाता है। अब ये स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, इसके बारे में जो अलग अलग विद्वान हैं उन्होंने अपने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। लुंडबर्ग कहते हैं कि ऐतिहासिक तथ्यों के दो स्रोत हैं। पहला स्रोत इन्होंने बताया कि लिखित सामग्री, और दूसरा स्रोत बताया भूवैज्ञानिकों द्वारा खुदाई से प्राप्त वस्तुएं। अब लिखित सामग्री में इन्होंने जो प्रलेखों, प्राचीन ग्रंथों, शिलालेखों, प्राचीन सिक्कों और इमारतों पर दिए गए विवरण के रूप में जो उपलब्ध होते हैं उसको इन्होंने लिखित सामग्री बताया है, लिखित सामग्री के स्रोत। और भूवैज्ञानिकों द्वारा खुदाई से प्राप्त वस्तुएं जैसे मूर्तियां, बर्तन और अन्य अवशेष आदि। अब पीवी यंग ने 3 प्रकार के ऐतिहासिक स्रोतों का उल्लेख किया है।
पहला, वे प्रलेख या अन्य ऐतिहासिक सामग्री जिन तक इतिहासकार की स्वयं की पहुंच है। और सेकंड, सांस्कृतिक इतिहास तथा विश्लेषणात्मक इतिहास। इसके अंतर्गत जो डायरियां हैं, प्राचीन धार्मिक ग्रंथ, आत्मकथाएं, गुप्त जो प्रलेख हैं आदि इसके अंतर्गत आते हैं, जिनका अध्ययन करना हावर्ड बेकर ऐतिहासिक पद्धति के लिए आवश्यक मानते हैं। थर्ड, जो श्रीमती पीवी यंग ने स्रोत बताया, तीसरे प्रकार के जो स्रोत बताए हैं वो हैं विश्वसनीय निरीक्षकों तथा गवाहों की व्यक्तिगत सूचनाएं। उपरोक्त सभी स्रोतों द्वारा ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त की जा सकती है। ये जो स्रोत हैं, प्रलेख, सांस्कृतिक इतिहास तथा विश्लेषणात्मक इतिहास और विश्वसनीय निरीक्षकों तथा गवाहों की व्यक्तिगत सूचनाएं। लेकिन इनमें से किसका कब, क्यों और कितना उपयोग किया जाएगा, ये अनुसंधानकर्ता के निर्णय, अध्ययन की समस्या, प्रकृति और क्षेत्र पर निर्भर करता है। यानी ये जो तीनों जो स्रोत हैं, इन स्रोतों के द्वारा ऐतिहासिक सामग्री जो प्राप्त की जा सकती है, लेकिन इनमें से किसका कब, क्यों और कितना उपयोग किया जाएगा, ये जो रिसर्चर है, अनुसंधान करता है, उसके निर्णय पर, अध्ययन की समस्या पर, प्रकृति और क्षेत्र पर ही निर्भर करता है। अब ऐतिहासिक पद्धति का समाजशास्त्र में जो प्रयोग हुआ है उसको कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम समझेंगे। जैसे अगस्ट कॉम्ट ने समाज के विकास की व्याख्या इस पद्धति के आधार पर करते हुए समाज के विकास को मानव के बौद्धिक विकास से जोड़ा और ये बताया कि प्रत्येक समाज विकास के 3 स्तरों से गुजरता है: धार्मिक अवस्था, तात्विक अवस्था और वैज्ञानिक अवस्था। ये 3 स्तर इन्होंने समाज के विकास के बताए और इन 3 स्तरों से भी कोई भी समाज गुजरता है। ये कहा है अगस्ट कॉम्ट ने अपनी पद्धति में ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करते हुए। हर्बर्ट स्पेंसर ने भी समाज के विकास, उसमें आने वाली कठिनाइयों, विकास के चरणों और प्रकारों की व्याख्या इसी ऐतिहासिक पद्धति के आधार पर ही की है। मैक्स वेबर ने आधुनिक पूंजीवाद के उदय और उस पर धर्म के प्रभाव की कार्य कारण के आधार पर व्याख्या भी इसी ऐतिहासिक पद्धति के आधार पर ही की है। और वेस्टमार्क ने जो अपनी पुस्तक, इनकी जो एक पुस्तक थी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, इसमें मानव विवाह के इतिहास को प्रकट किया है। इसमें भी इन्होंने ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से हमने ये हिस्टोरिकल मेथड, ऐतिहासिक पद्धति, इस ऐतिहासिक पद्धति का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे सिलेबस में है फंक्शनल या प्रकार्यात्मक पद्धति। प्रकार्यात्मक उपागम का जन्म ऐतिहासिक और उद्विकासीय और तुलनात्मक पद्धतियों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध से लगातार इसका महत्व बढ़ा और आज तो इस उपागम का प्रयोग एक तरह से ये कहना चाहिए कि फैशन सा ही बन गया है। इसके बारे में डेविस कहते हैं कि समाजशास्त्र में आज जो कुछ है उसका 3/4 भाग संरचनात्मक प्रकार्यवाद का है। इस पद्धति को अनेक नामों से पुकारा जाता है, फंक्शनल या प्रकार्यात्मक पद्धति को, जैसे प्रकार्यात्मक उपागम, प्रकार्यात्मक विश्लेषण, प्रकार्यवादी सिद्धांत, प्रकार्यवाद आदि अनेक नामों से इसको पुकारा जाता है। इसके प्रमुख समर्थकों में हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खिम, रैडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोव्स्की, मर्टन, डेविस तथा मूर और पार्सन्स आदि जो समाज वैज्ञानिक हैं वो इसके प्रमुख समर्थक हैं। सामाजिक मानवशास्त्र और समाजशास्त्र में संरचनात्मक प्रकारात्मक पद्धति का जो कहना चाहिए कि ये आई है, ये पुराने शास्त्र से आई है, इसमें समाजशास्त्र में और सामाजिक मानवशास्त्र में, और इसका जो श्रेय है वो हर्बर्ट स्पेंसर को दिया जाता है। लेकिन इस पद्धति का सुचारू रूप से विकास सन 1906 में
हुआ जब रैडक्लिफ ब्राउन ने अंडमान द्वीपवासियों तथा 1914 में मेलिनोवस्की ने मेलानेशिया के लोगों का अध्ययन किया। रैडक्लिफ ब्राउन का प्रकारवाद जो उनकी रचना थी द अंडमान आइसलैंडर्स 1922 में रचित तथा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटी 1952 में रचित, इसमें इन्होंने इसका वर्णन किया। और जो मेलिनोवस्की का प्रकारवाद उनकी जो रचना थी आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, द फैमिली ऑफ द ऑस्टिन अबोरिजिनस और ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर आदि में इनका वर्णन मिलता है। प्रकारात्मक पद्धति को समझने के लिए हमें संरचना तथा प्रकार्य के अर्थ को जानना आवश्यक है। अर्थात प्रकारात्मक पद्धति या फंक्शनल मेथड को समझने के लिए संरचना और प्रकार्य के अर्थ को जानना आवश्यक होगा, क्योंकि इसके बाद ही हमें ये समझ आएगा कि फंक्शनल मेथड क्या है। सामाजिक संरचना की अवधारणा समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसे समझे बिना हम समाज, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक विघटन और सामाजिक प्रकार्य जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाओं को नहीं समझ सकते। समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में किया। दुर्खिम ने भी अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में इस अवधारणा का प्रयोग किया। कौन सी अवधारणा का? सामाजिक संरचना की अवधारणा का। किंतु दोनों ही विद्वानों ने सामाजिक संरचना की स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं की। इस अवधारणा पर विस्तृत जो विचार प्रकट करने वाले जो विद्वान थे, उनमें से जो कुछ प्रमुख विद्वान रैडक्लिफ ब्राउन, कार्ल मैनहीम, नडेल, मर्टन, पार्सन्स, जॉनसन तथा मैकायर आदि प्रमुख विद्वान थे, जिन्होंने सामाजिक संरचना की अवधारणा पर विस्तृत रूप से अपने विचार प्रकट किए। अब है प्रकार्य की अवधारणा। सामान्यतः जो प्रकार्य का अर्थ है हम समाज या समूह द्वारा लिए जाने वाले कार्य या उसके योगदान से लगाते हैं। अर्थात कोई भी समाज या समूह के द्वारा जो कार्य किया जाता है या जो योगदान दिया जाता है वही उसे ही हम सामान्यतः प्रकार्य कहते हैं। किंतु समाज में प्रकार्य का अर्थ संपूर्ण सामाजिक संरचना को व्यवस्थित बनाए रखने और अनुकूलन करने में उसकी इकाइयों के द्वारा जो सकारात्मक योगदान दिया जाता है उससे लगाया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि समाज में प्रकार्य का अर्थ संपूर्ण सामाजिक संरचना को व्यवस्थित बनाए रखने और अनुकूलन करने में उसकी इकाइयों के द्वारा जो सकारात्मक योगदान दिया जाता है उससे प्रकार्य का अर्थ लगाया जाता है। प्रकार्य की अवधारणा को हम शरीर के उदाहरण से समझ सकते हैं। शरीर की संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों या अंगों जैसे हाथ, पैर, नाक, कान, हृदय, लंग्स, लीवर, स्टोमक, पेट आदि सभी से मिलकर होता है। और शरीर के विभिन्न अंग शरीर व्यवस्था को बनाए रखने और अनुकूलन करने में अपना योगदान देते हैं। जो कार्य शरीर के अंग करते हैं उसे ही इन इकाइयों का प्रकार्य कहा जाता है। जीव विज्ञान में शरीर के संचालन में उसके अंगों के द्वारा दिए जाने वाले योगदान को फंक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल, जैसे जीव विज्ञानी ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं हार्ट के प्रकार्य, फेफड़ों के प्रकार्य और लीवर के प्रकार्य आदि। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जीव विज्ञानी। समाजशास्त्र में फंक्शन शब्द का प्रयोग जीव विज्ञान के अर्थ में ही किया जाता है। समाजशास्त्री प्रकार्य को इसी अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। एक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण कई अंगों या तत्वों से मिलकर होता है और प्रत्येक अंग या तत्व संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन या पोषण के लिए जो योगदान देता है वह उसका प्रकार्य कहलाता है। हम कह सकते हैं कि प्रकार्य समाज और संस्कृति की इकाई का वह योगदान है जो इनकी निरंतरता और व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक होता है।
प्रकार्य द्वारा सामाजिक इकाई समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा उसमें सामंजस्य एवं अनुकूलन करने में सहायक होती है। प्रकार्य और प्रकार्यवाद की अवधारणा का समाजशास्त्र में जो स्थान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। डेविस इस संबंध में डेविस कहते हैं कि समाजशास्त्र में आज जो कुछ भी है उसका 3/4 भाग प्रकार्यवाद का है। समाजशास्त्र में प्रकार्य की अवधारणा का प्रयोग दुर्खिम ने सर्वप्रथम 1895 में किया था और इस संदर्भ में जो रेडक्लिफ ब्राउन है वो कहते हैं कि जहाँ तक मैं जानता हूँ समाज के वैज्ञानिक अध्ययन हेतु प्रयोग में लाने के लिए इस अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम 1895 में इमानुएल दुर्खिम ने किया था, ये रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं। तो इस प्रकार से स्पष्ट हो चुका है कि प्रत्येक संरचना का निर्माण कई इकाइयों से मिलकर होता है। ये इकाइयाँ परस्पर व्यवस्थित रूप से स्थिर संबंधों में बंधी होती हैं। संपूर्ण संरचना को व्यवस्थित बनाए रखने में प्रत्येक इकाई का जो योगदान है वही उस इकाई का प्रकार्य कहलाता है। प्रकार्यात्मक उपागम समाजों के अध्ययन की वह पद्धति है जिसमें समाज को एक सावयव के रूप में मानकर उसके विभिन्न अंगों और साथ ही उसके प्रकार्यों का विश्लेषण किया जाता है। अर्थात ये जो प्रकार्यात्मक उपागम है ये समाजों के अध्ययन की वह पद्धति है जिसमें समाज को एक सावयव या शरीर के रूप में मानकर उसके विभिन्न अंगों और उसके साथ ही उसके प्रकार्यों का विश्लेषण किया जाता है। अर्थात ये माना जाता है कि समाज एक शरीर के समान है और शरीर के जिस प्रकार से विभिन्न अंग हैं उसी प्रकार से समाज के भी विभिन्न अंग हैं और उनके विभिन्न प्रकार्य हैं। तो समाज के विभिन्न अंगों और उनके प्रकार्यों का विश्लेषण किया जाता है प्रकार्यात्मक उपागम पद्धति के अंतर्गत। समाज की विभिन्न इकाइयों का अलग अलग विश्लेषण करके उनके प्रकार्यों की व्यवस्थित व्याख्या करके ही सामाजिक जीवन की जटिल व्यवस्था का ठीक से अध्ययन किया जा सकता है। जो समाज की अलग अलग इकाइयां हैं उनका अलग अलग विश्लेषण करके और उनके प्रकार्यों की व्याख्या करके ही सामाजिक जीवन की जो जटिल व्यवस्था है उसका ठीक से अध्ययन किया जा सकता है। इसी तरह समाज को एक संरचनात्मक व्यवस्था मानकर उसके निर्माण में योग देने वाले व्यक्तियों की परिस्थितियों और भूमिकाओं का समूह और संस्थाओं के प्रकारों की व्याख्या, विभिन्न इकाइयों के आपसी संबंधों और संपूर्ण समाज के साथ उनके संबंधों का व्यवस्थित विश्लेषण करना ही संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में अध्ययन किया सोशियोलॉजिकल मेथड्स, और सोशियोलॉजिकल मेथड्स में मुख्यतः दो मेथड्स हैं, क्वालिटेटिव मेथड्स और क्वांटिटेटिव मेथड्स, जिसमें से जो क्वालिटेटिव मेथड्स हैं वो हैं आगमन और निगमन विधि, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, व्यक्तिगत जीवन अध्ययन पद्धति, केस स्टडी मेथड, समाजमिति या सोशियोमेट्री, सामाजिक दूरी का पैमाना या सोशल डिस्टेंस स्केल, सामुदायिक अध्ययन पद्धति या कम्युनिटी स्टडी मेथड। ये हैं गुणात्मक पद्धतियाँ, क्वालिटेटिव मेथड्स। और जो क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं अर्थात परिमाणात्मक जो पद्धतियाँ हैं वो हैं सामाजिक सर्वे पद्धति या सोशल सर्वे मेथड, सांख्यिकी पद्धति या स्टैटिस्टिकल मेथड, ऐतिहासिक पद्धति या हिस्टोरिकल मेथड, तुलनात्मक पद्धति या कंपैरेटिव मेथड, और प्रकारात्मक पद्धति या फंक्शनल मेथड। और आज हमने क्वांटिटेटिव मेथड्स या परिमाणात्मक पद्धतियों की जो दो पद्धतियां हैं, ऐतिहासिक पद्धति हिस्टोरिकल मेथड और प्रकारात्मक पद्धति फंक्शनल मेथड, इनका हमने विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। उम्मीद है आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि हिस्टोरिकल मेथड और फंक्शनल मेथड में क्या डिफरेंस है और किसे हिस्टोरिकल मेथड कहते हैं और किसे फंक्शनल मेथड कहते हैं, और समाजशास्त्र में इनका प्रयोग किस प्रकार से होता है और किन किन विद्वानों ने इनका प्रयोग किया है।
थैंक यू।